नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस की क्लास नंबर 30 की बात करेंगे और इस क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज का जो पहला इन्वायरमेंट का आपका सिलेबस था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के, लगभग हम 65 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लासों में 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 25 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो टोटल 65 क्वेश्चंस रहेंगे जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम अगली क्लास जो है अगले कंसेप्ट को लेकर करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, 25 प्रश्न करेंगे। आइए जान लेते हैं। और इसकी पिछले क्लासेज का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, चाहे हम बाल विकास की बात करें, ईवीएस की बात करें, और जल्दी आपकी अन्य क्लासेज भी शुरुआत होने वाली है। परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह क्या होता है? पिछले क्लास का यह मॉक क्वेश्चन था। वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन। सभी प्यारे मित्रों ने यहाँ पे कमेंट किया था सूर्य का प्रकाश। जी हाँ, परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह होता है सन ऑफ सरदार, सूर्य का प्रकाश होता है। सनलाइट की बात करेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप से परिवर्तित करने का कार्य जो है पौधे द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह होता है सनलाइट अर्थात सन ऑफ सरदार, सूर्य की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ठीक है, तो सभी जानते होंगे, सभी परिचित हैं। कमेंट कीजिएगा। एक दिशी, बहुदिशी, चक्री या उभय दिशी की बात करेंगे। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव एक दिशी होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिससे दोस्तों एक ही खाद्य श्रृंखला में जो विभिन्न जीवधारियों का क्रम होता है, इससे क्या होता है, जीवधारी भोज एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशी होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? लगातार देखा जा रहा है पर्यावरण में असंतुलन होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं होती जा रही हैं। तो पर्यावरणीय असंतुलन का जो कारण होता है साथियों, पर्यावरणीय चेतना का भाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कि पर्यावरण जो असंतुलन का कारण होता है पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच एवं भोगवादी प्रवृत्ति, अर्थात ये सभी जो हैं पर्यावरणीय असंतुलन का कारण। आइए बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? आप परिचित है, मानव हो गए यानी आप और जो हम हो गए, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, ये तीनों पर्यावरण अध्ययन के घटक कहलाते हैं। लेकिन सौर मंडल जो है यह पर्यावरण का घटक नहीं कहलाता है, क्योंकि आप परिचित हैं कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल अर्थात मानव आदि कारकों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत जो है आपके सौर मंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है, आप सभी परिचित हैं। 5वां प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है और पिछली क्लास में हमने इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। 10% का नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान, गोल्डमान, बेकमैन या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा तो फटाफट आपने सेकंड भी लगा नहीं होगा, आपने कमेंट कर दिया होगा कि सर इसका आंसर ये होता है। अर्थात 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पूछा जाए कि 10% का नियम लिंडमान के द्वारा कब दिया गया था? तो 1942 ईस्वी में दिया गया था। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। प्रश्न आ सकता है कि 10% का नियम जो है किससे संबंधित है? तो ऊर्जा भोग से संबंधित है। कब दिया गया? लिंडमान के द्वारा 1942 ईस्वी पर दिया गया था। 6वां प्रश्न है, पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का है, औषधि का है, ऊर्जा का है या ये सभी का हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, टीचर एग्जाम में सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, पर्यावरण जो एक स्रोत कहलाता है, सभी परिचित हैं। पर्यावरण अधिगम का भी स्रोत है
औषधि का भी है और ऊर्जा का भी है, अर्थात इनमें से सभी वाला ऑप्शन डी ऑप्शन को चूज कर लेना है, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप औषधियाँ की प्राप्ति होती हैं और पर्यावरण अधिगम में छात्रों में सामंजस्य एवं भावात्मक क्षमता का विकास भी होता है। सातवां प्रश्न जो आपके खाद्य श्रृंखला ऊर्जा से संबंधित है कि ऊर्जा संवहन के लिए निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। उपर्युक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा आपको चूज करके बताना है। बकरी मनुष्य शेर, सूरज बकरी मनुष्य, सूरज बकरी मनुष्य, सूरज पौधा शेर। आपके स्क्रीन पर खाद्य जाल बना रहेगा, उस खाद्य जाल को देखकर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर एक पिक दिख रही होगी उसमें सूरज, 2 बकरी और 5 मनुष्य नजर आ रहे हैं, यानी इसी ऑप्शन को सही कर लेंगे। क्योंकि ऊर्जा श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य, ऊर्जा श्रृंखला का चित्र जो दिया गया है, ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे सूर्य दिया गया है। पादप शाकाहारी मांसाहारी जीव जो है आपके 1 2 3 4 एक चरण में, दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ही होता है, सभी परिचित हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। जैविक पर्यावरण में जो शामिल होता है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी शामिल होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, एक एक कमेंट, एक एक फीडबैक आपके स्कोर को बेहतर करते जाएगा। आउट ऑफ 30 में से 25 प्लस का स्कोर को पक्का करते जाएगा। जी हाँ, जैविक पर्यावरण में जो शामिल होता है आपका उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, जीवित तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, दूसरा होता है उपभोक्ता जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं, और तीसरा होता है अपघटक जिसे हम डिस्कम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं आपके जीवित तत्वों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, ईवीएस एकीकरण क्या है। जी हाँ साथियों, आप सभी परिचित होंगे इन्वायरमेंट स्टडीज। जी हाँ, ईवीएस जो हो आपका दिया गया स्क्रीन पर, तो ईवीएस एकीकरण क्या है। तो ईवीएस जो एकीकरण कहलाता है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का कहलाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का जो है एकीकरण कहलाया जाता है ईवीएस। सी वाला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न टीटी एग्जाम में, सी टेट में, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे आपके हुए। जल का संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। नीचे आपके कूट भाषा दी गई है और कूट भाषा का चयन करना है और फीडबैक करके अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए साथियों, पर्यावरण मुद्दे की अगर बात करें तो जल का संरक्षण, ये भी आपका पर्यावरण का मुद्दा है, कचरा का निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि, तीनों हमारे पर्यावरणीय मुद्दे कहला जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है कि 1, 2 और 3, डी वाले ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्योंकि आप सभी परिचित हैं कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो सभी कारक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जलवायु पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं। जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, ये सारे क्या आते हैं, ये सारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले होते हैं। ये सारे आपके पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं और मुद्दे कहलाते भी हैं। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है। एक होती है घासी मैदान की श्रृंखला, एक होती है घासी मैदान की नहीं। तो प्लावक, मछली, भेल जो सी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं कहलाएगी। किसकी कहलाएगी सभी लोग बताइएगा। बाकी जो दिया गया है कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध, ये घासी मैदान की खाद्य श्रृंखला है। लेकिन प्लावक, मछली, भेल यह आपके घासी मैदान की नहीं है। तो किस मैदान की है सभी कमेंट करके फीडबैक के बताइए। जी हाँ, ये जो श्रृंखला आपकी जलीय मैदान की हुई या जलीय मैदान या जलीय क्षेत्र की कहला जाएगी, प्लावक, मछली, भेल। प्लावक एक क्या होता है, सूक्ष्म घास होता है जो मछलियों का आहार होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या हो जाएगा। पवन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, पौधे हो जाएंगे या हम जानवर की बात करेंगे।
साथियों सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी को माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? जब भी अपने माता पिता से मिलिएगा कहिएगा जायसवाल सर आपको नमस्कार प्रणाम कहा है। जी हाँ, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत होता है, एक ही ऑप्शन को करना है, वह है सन ऑफ सरदार। सूर्य की बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है। सभी परिचित है, बहुत ही साधारण सी बात है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। पृथ्वी पर जीवन का संचालन कौन करता है? सन ऑफ सरदार, सनलाइट करता है। इसे पारिस्थितिक तंत्र पर का प्रेरक बल भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का प्रेरक बल क्या कहलाता है? सन ऑफ सरदार, सनलाइट, सूर्य की बात करेंगे। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत हो जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? आपके उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी हो जाते हैं। ह्यूमस सभी परिचित होंगे इस शब्द से। ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होता है साथियों, अपघटक होता है। वो कैसे होता है? देखिए, कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। और अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं और इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या हो रहा है? तो अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? मृदा का अपरदन हो रहा है। जी हाँ, अत्यधिक चारण, अत्यधिक चारण शब्द से अब परिचित होंगे सभी। जी हाँ, अत्यधिक चारण का जो परिणाम है वह होता है मृदा अपरदन। जी हाँ, अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली जो घास होती है वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वे जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता जो है नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, जो नदी मुहाने होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं? हमें कैसे पता होगा कि यह नदी मुहाना होगा? दूर से कैसे पता होगा? ठीक है, तो एक कहते हैं ना अनुमान लगाना। तो नदी मुहाने के जो लक्षण कहलाते हैं, ताज़ा एवं खारा जल होगा, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता होगी। नदी मुहाने के लक्षण ये होते हैं, अर्थात ये सभी वाले। डी ऑप्शन को चूज कर लेना है। 16वां प्रश्न है, बेमिसाल प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि वनों के काटन के प्रमुख परिणाम क्या है? वनों के कटान, ठीक है, वनों के कटान हो रहा है लगातार या वनों को काटा जा रहा है, इसके जो प्रमुख परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं वे क्या क्या मिल रहे हैं? देखिए, वन प्राणियों के प्राकृतिक आवासों का विनाश भी होता है, जल चक्र पर या जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ता है और मृदा अपरदन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, तो मृदा अपरदन भी होता है। तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे कि वनों के कटान के प्रमुख कारण आपके वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश भी है, जल चक्रण पर प्रभाव भी होगा और मृदा अपरदन भी हो जाएगी। तो किस ऑप्शन को देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया हो, तो डी ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रमुख परिणाम तीनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? हम नियंत्रित करते हैं, आप नियंत्रित करते हैं, घास स्थल नियंत्रित करते हैं, वन करते हैं, प्लवक करते हैं, ऊपरी होरी करते हैं। जी हाँ, कौन करता है? सभी बताइएगा। जी हाँ, प्यारे प्यारे भाई बहन, गृहिणी, सिस्टर्स, ब्रदर्स, टीचर्स एंड जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जल चक्र को नियंत्रित जो करता है साथियों, सभी परिचित वन। जी हाँ, वन जो है जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन जो होते हैं वन्य जीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन, सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन जो होते हैं CO2 की उचित मात्रा जो है वातावरण में बनाए रखते हैं, कि वनों का भोजन CO2 होता है। ठीक है, सभी परिचित होंगे। और वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं।
अगला प्रश्न है, आज की क्लास 20 न होकर 25 प्रश्न करेंगे, क्योंकि आज हम ये कंसेप्ट पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल की क्लास जो होगी आपके नेक्स्ट चैप्टर से अगली चैप्टर की शुरुआत करेंगे। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर जो बढ़ती मात्रा होती है वह कहलाता है जैव सांद्रण। जी हाँ साथियों, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा आपकी जैव सांद्रण कहलाती है। और जो जैव सांद्रण होता है पर्यावरण में किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाना है, आसपास पेड़ पौधे लगाना है, ऑक्सीजन की वृद्धि करना है, CO2 का लेवल कम करना है। पर्यावरण के लिए जो हानिकारक होता है वह सबसे जो ज़्यादा होता है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का जो गलनांक है अपघटन है ना के बराबर होता है, यानी इसका जो है नष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसलिए प्लास्टिक पर रोक लगाइए, इन्वायरमेंट को स्वच्छ साफ सुथरा बनाइए। पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? अगर पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है तो वह वर्षा को घटाती है, मृदा अपरदन को, भूस्खलन को, सभी या ये सभी को घटाती है? सभी बताइएगा। सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्रगति होता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ व सूखे की तीव्रता में कमी आती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, अर्थात ये सभी। जी हाँ, पेड़ों की जो कटाई होती है आपकी वर्षा को भी घटाती है, मृदा अपरदन भूस्खलन को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ लेना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न पूछा गया घटाती है, प्रश्न घटाना पूछ गया, तो मृदा अपरदन घटा नहीं रहा, मृदा अपरदन बढ़ता है कटाई से। भूस्खलन घटता नहीं है, बल्कि भूस्खलन बढ़ता है, लेकिन वर्षा घटती है। इसलिए यहाँ पे हम पहला ऑप्शन करेंगे। ठीक है, प्रश्न को समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सभी वाला लालच बहुत देता है, क्योंकि लालच बुरी बला है। ये उपरोक्त सभी वाला बार बार को सही करने का जो एक हमारे मन में लालच आती है, उस लालच को एक बार दोहरा लेना है, प्रश्न को रिपीट कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि प्रश्न आपका घटाने का कह रहा है। ठीक है, तो मृदा अपरदन बढ़ता है, भूस्खलन भी बढ़ता है, लेकिन वर्षा जो है कम होती, इसलिए हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आसपास के वातावरण में देखा जाए हमारे चारों तरफ जो है पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभाशास्त्र विज्ञान, तो सभी परिचित होंगे। पारिस्थितिक विज्ञान बोला जाता है। इकोसिस्टम साइंस की बात करेंगे। परिस्थितिक जीव विज्ञान एक जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी जो है आपकी, इसमें जीव समुदाय को उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। कई बार पूछा गया है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद भट्ट या बचनी देवी? आप सभी परिचित हैं, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। जी हाँ, चिपको नारा जो है पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था क्या है? चिपको का नारा यह था। किसके द्वारा गढ़ा गया था, बुना गया था, चुना गया था? सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म है साथियों 9 जनवरी 1927 को वर्तमान उत्तराखंड राज्य पर हुआ था। बहुगुणा को चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने की विरोधी आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता था। भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों का ही नतीजा रहा कि आंदोलन के बाद 15 सालों तक के लिए उत्तराखंड सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिए थे। चिपको आंदोलन के दौरान लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से बचाते थे। इस कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई। देखिए, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ये प्रश्न आ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड पर हुआ था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। 2-3 प्रश्न और हैं, इस कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, निम्न में से किसे जो है अजैविक पर्यावरण का एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? जी हाँ,
अजैविक पर्यावरण की बात करेंगे। इस शब्द से वाकिफ होंगे, सभी परिचित होंगे। देखिए, अजैविक पर्यावरण का जो भाग कहलाता है वह आपका वायु, पानी, मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं ये जैविक में आ जाते हैं। पौधे क्या है, एक जैविक पर्यावरण है, और वायु, पानी, मिट्टी क्या है आपके, ये अजैविक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपके किस में आ रहे हैं, ये तीनों आपके अजैविक पर आ रहे हैं, और जैविक में केवल इकलौता आपका पौधा है, इसलिए अजैविक पर्यावरण का भाग पौधा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अभी हमने बात ही कर चुके हैं, अर्नेस्ट हेक्ले, जी एवलिन एचिंसन, ह्यूगो डी रॉयस या रॉबर्ट ब्राउन। अभी हमने बात किया था जस्ट पिछले क्वेश्चन पर कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेक्ले ने की थी। कई बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, संभावित प्रश्न। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेक्ले नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री कहलाते हैं। इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द से है, एक है आपका ओइकास हाउस मतलब घर, तथा लोगोस स्टडी अर्थात अध्ययन से मिलकर बना हुआ है इकोलॉजी। इस क्लास का 25वां प्रश्न है कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के वातावरण के जो जीवित भाग होता है उसको अजैविक कारक कहते हैं, आवास कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं या अजीवित कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं आपको कमेंट करके बताना है, और ये आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है। जी हाँ, मॉक क्वेश्चन कह रहे हैं, ये होमवर्क में आपके लिए सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, और इस मॉक क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। आई होप सभी प्यारे मित्र ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, इस क्लास को बेहतरीन तरीके से, अच्छे ढंग तरीके से समझा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आपके नज़दीक आ रहे हैं, चाहे हम सीटेट की बात करें, चाहे रीट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, और जल्दी नेक्स्ट ईयर में लगभग एमपी टेट का फिर से आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर से एमपी टेट के ठीक एग्ज़ाम होंगे। लेकिन सी टेट, रीट और यूपी आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो तैयारी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि जो सपना है आपके टीटी एग्ज़ाम को क्रैक करना वो ज़रूर संभावित होगा, और 101% पक्का होगा, बशर्ते आपको सारी क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो माइंड है जब ओपन होगा तो सारी चीज़ें ये क्या होंगी, अवशोषित कर लेगा। तो जब आपका माइंड ये सारी चीज़ें अवशोषित कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, फिर परीक्षा हाल में, एग्ज़ाम हाल में ओपन कर लीजिएगा, सारा कुछ बन जाएगा, सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।